नमस्ते, शाह स्टडी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में संसद की चर्चा करेंगे। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है। इसमें जो है संसद भवन के निर्माण जो है ना एडविन लुटियंस तथा बेकर द्वारा किया गया। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, जिसमें एक हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद किसी संसद जो है संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को किसी राज्य में लागू कर सकती है, बिना उस राज्य के अनुमति के। आगे बढ़ते हैं। संसद भवन के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठकर हुआ है। इसमें जो है 1000 तक आदमी बैठ सकता है। जिसमें एक हो गया लोकसभा, अभी भारत में जो है ना 543 लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं। एक हो गया सेंट्रल हॉल और राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। यह जो है 1927 में बनना शुरू हुआ था संसद भवन। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है। इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और न ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, जबकि वे वाराणसी से चुनाव लड़े थे। आगे बढ़ते हैं। अ, आर्टिकल 80 क के तहत राष्ट्रपति इसके 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ना प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होते रहता है, क्योंकि 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होते जाता है। उसके बाद आता है राज्य में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान संख्या 245 है। राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 233 होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए शर्त क्या-क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा को शिक्षित या बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम जो है ना राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां कौन-कौन सी है? स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकती है। जब लोकसभा विघटित रहती है, तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से होता है। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा या लोकसभा को देती है और दोनों मिलकर जो है ना 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे देती है और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं, जैसे भारतीय वन्य सेवा। राज्यसभा की क्या कमजोरी होती है? बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए
यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन होता है और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक जो है ना लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, इसका 5 वर्ष पहले भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसमें जो है ना बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों सीट से ही जीत जाए तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जो है बड़ोदरा से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे, तो बड़ोदरा से उन्होंने त्यागपत्र दिया और बनारस के सांसद बने। राहुल गांधी जो है अमेठी से भी लड़े थे और वायनाड से भी लड़े थे। जब जब वह जो है एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया जो चुनाव होता है, तो उपचुनाव उसी को कहा जाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 महीने के भीतर ही यह चुनाव कराना होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें होती है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सेम टू सेम उसी की तरह जो राज्यसभा के सदस्य बनने का। पागल दिवालिया न हो और लाभ के पद पर न हो। आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम। और लोकसभा को युवाओं का भी सदन कहा जाता है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को में हुई। उस समय उसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। लोकसभा में टोटल निर्वाचन निर्वाचन होता है 543 सदस्य का, लेकिन लोकसभा में अधिकतम सीट 552 लोगों की बैठने की है। निर्वाचन होता है 543 लोगों का, और अधिकतम उसमें 550 सीट का होता है। और उसके बाद इसमें आता है लोकसभा सीट, इसमें राज्य में 524 और यूनियन टेरिटरी में 19, और इधर आता है राज्य में 530 और यूनियन टेरिटरी में 20। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 83 में इसमें संसद की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता की चर्चा है। संसद सदस्य की योग्यता की चर्चा है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद का सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 85 में इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। सत्र का आहूत का मतलब क्या होता है? जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र आहूत कहा जाता है। सत्रावसान क्या होता है? जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है, जिसे सत्रावसान कहते हैं। कार्यवाही स्थगित का मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का मतलब अनुशासनहीनता तथा शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटों तथा कुछ दिनों के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देते हैं। विघटन क्या होता है?
राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना ही विघटन कहलाता है। यदि बहुमत जो है 273 न हो, यानी बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए, अगर ये इतना सीट न हो, या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग या विघटित करा सकता है। संसद के सत्र, भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र होता है। बजट सत्र जो है फरवरी से मई के बीच में होता है और इसका 17वां सबसे बड़ा सत्र इसको कहा जाता है। मानसून सत्र जो है जुलाई से अगस्त के बीच में होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है। यह सबसे छोटा सत्र है। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। जब संसद का सदस्य जब संसद का सत्र नहीं रहता है, तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा है। अनुच्छेद 88 में जो है संसद में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। इसके तहत जो है मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 में इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष में जब मत बराबर हो जाए, तब वे अपना मत देते हैं। उनका अकेला मत इस स्थिति में निर्णय ला देता है, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है। यानी सभापति का जो मत होता है निर्णायक मत होता है। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही देखता है, किंतु वह उपराष्ट्रपति नहीं कहलाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुनी रहती है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे, तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा से प्रस्ताव पारित कराना होता है। सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? यह एक अस्थायी स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ होता है। अनुच्छेद 98 में 98 में संसद का सचिवालय की चर्चा है। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों की शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 100 में जो है गणपूर्ति की चर्चा है। किसी भी संसद की कार्यवाही चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगर 1/10 सदस्य नहीं है, तो इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक देते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा सीएजी इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है। संविधान की संसदीय समितियां अनुच्छेद 118 में है इसकी चर्चा। संसदीय समितियां, संसद को देश का बहुत सारा काम करना रहता है और उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग-अलग कार्य हेतु अलग-अलग संसदों का एक ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज काम बांट देता है। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। ये ग्रुप 2 तरह के हो सकते हैं। इसका गठन अध्यक्ष करता है, संसदीय समिति का गठन अध्यक्ष करता है। इसकी चर्चा 118 में है।
इसमें 2 तरह के समिति होता है, एक अस्थायी समिति होता है, स्टैंडिंग कमिटी कहा जाता है, और एक अस्थायी समिति होता है। अस्थायी समिति के अंदर अंतर्गत आता है वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, जांच समिति जो जनता की समस्या को सुनता है, सदन समिति नियम कानून मंत्रणा का कार्य करता है, अन्वेषण समिति एससी एसटी के लिए, सेवा समिति वेतन भत्ता तथा आवास के लिए। उसके बाद इसमें जो अस्थायी समिति होता है, इसमें जो है 2 तरह के समिति आता है, एक होता है प्रवर या संयुक्त प्रवर, एक होता है संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति। अस्थायी समिति क्या होता है? यह प्रत्येक वर्ष गठित होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी समितियां 6 प्रकार की होती है। पहला आता है वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कमिटी। यह समिति पैसे की जांच करती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, और तीसरा में आता है लोक सरकारी उपक्रम समिति आता है। चलिए पहला को देखते हैं, प्राक्कलन समिति को देखते हैं। इसका गठन जो है 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, यानी प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य ही होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति होता है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। दूसरा होता है लोक लेखा समिति, 1921 में आया था। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग न हो, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन 1919 के अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत किया गया। यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7, यानी कुल जो है 22 सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होता है। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो जो धन की जांच करेगी, उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? बताइए। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोक या सरकारी उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, 1964 में लाया गया। इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। इसका काम जो है सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएनएल, ईटीसी कंपनियों की जांच करना होता है। आगे आता है अस्थायी समिति में दूसरा आता है विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल कमिटी। विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समिति होती है। जांच समिति तीसरा आता है। जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और इसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है कि जनता की ये सभी समस्या है और इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए। सदन समिति, हाउस ऑफ कमिटी। सदन समिति की कई समितियां होती है। इसका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण करना इसी समिति का कार्य है। अन्वेषण समिति पांचवा होता है। इस समिति का मुख्य कार्य एससी एसटी के बारे में जांच करना होता है। उसके बाद छठा जो लास्ट समिति है स्थायी में, इसका कार्य संसदों की जो है न वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना होता है। अस्थायी समिति या तदर्थ समिति कहा जाता है, एडहॉक कमिटी कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रवर और संयुक्त प्रवर, दूसरा होता है संसदीय और संयुक्त संसदीय। 2 प्रकार का अथी होता है, समिति होता है। इसका गठन जो है ना विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। यह 2 प्रकार का हुआ, पहला प्रवर और दूसरा संसदीय समिति। प्रवर समिति वह होता है जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए, तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। यह समिति किसी भी विधेयक को की बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि वह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे सीएए विधेयक की जांच की गई थी। आगे आता है संसदीय समिति। इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना होता है, जैसे बोफोर्स राफेल घोटाले की जांच
जांच। यदि दोनों सदनों का गठन अलग-अलग हुआ है, तो उसे संसदीय समिति कहा जाता है। इसमें लोकसभा से 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं। यदि दोनों को मिलाकर कोई सदन अथी समिति का गठन किया गया है, तो इसे संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है, जेपीसी कहा जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कहा जाता है। लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से 15 सदस्य, यानी टोटल 45 सदस्य होते हैं इसमें। संयुक्त संसदीय समिति में टोटल 45 सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद आता है संसद की कार्यवाही क्या होती है। संसद की कार्यवाही जो है 11 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक ले चलती है। 11 से 12 में प्रश्न काल होता है, 12 से 1 के बीच शून्यकाल होता है, 1 से 2 के बीच लंच होता है और 2 से 6 के बीच चर्चा या प्रस्ताव प्रस्ताव को लाया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है। इसमें 6 तरह के प्रस्ताव होते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्न काल में क्या होता है, 11 से 12 का क्वेश्चन आवर जिसको कहा जाता है, 11 से 12 का समय होता है। यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें कम से कम 10 दिन पहले सूचना संसद के अधिकारी महासचिव को दी जाती है। इसमें 4 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न सदस्य मंत्री से पूछता है। तारांकिक प्रश्न, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 1 दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकिक प्रश्न, इसमें जो है लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, तीसरा जो सी में है, इसमें 10 दिन से कम दिनों में सूचना दे सकते हैं और इसका जवाब ओरल मिलता है। मौखिक, ओरल यानी मौखिक मिलता है। दूसरा है शून्यकाल आता है। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हंगामा शून्यकाल में होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रख दिया था। शून्यकाल को संसद के अध्यक्ष का विशेषाधिकार का काल भी कहा जाता है। संसद के अध्यक्ष का विशेषाधिकार का काल भी कहा जाता है। 1 से 2 के बीच में लंच का समय होता है। संसद में भोजन जो है आईआरसीटीसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, जिन्हें मौका नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद चर्चा या संसदीय प्रस्ताव, लंच के बाद 2 से 6 बजे के बीच का समय होता है। उसमें विभिन्न चर्चाएं या प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इस तरह के प्रस्ताव, संसदीय प्रस्ताव 2 से 6 के बीच में इसकी चर्चा होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 107 को देखते हैं। किसी भी विधेयक को पुनर्स्थापन या पारित करने की विधियां 107 में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं इसका जो सबसे पहले कोई प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत होता है, उसको प्रस्तुत होने से पहले उसका ड्राफ्ट किया जाता है, यानी मसौदा तैयार किया जाता है। उसको संसद में लाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उस पर चर्चा होती है और उसके बाद उस पर मतदान किया जाता है और उसके बाद इसे पारित किया जाता है। जब यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जब पारित हो जाती है, जब कोई प्रस्ताव, तो उसे बिल माना जाता है। बिल या विधेयक उसको कहा जाता है। जैसे आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, और उसके बाद जब इस पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह कानून बन जाता है। तो जैसे सीएबी जो था, अब सीएए बन गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, यानी अब यह कानून बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन विधेयक जो है किस सभा में शुरू होता है। जैसे लोकसभा में बजट बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। वन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा और वित्त विधेयक भी लोकसभा में पारित किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में जो है अखिल भारतीय सेवा इसमें आता है, जिसकी चर्चा 312 में आर्टिकल। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार भी, इसकी चर्चा 249 में किया गया है। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 249 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राज्यसभा से ही शुरू होगा। अनुच्छेद 108 में है
ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में। इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला है एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर। दूसरा है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। और तीसरा, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन उसे मानने से इनकार कर दिया जाए। इस तीनों परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। एक बार दहेज उन्मूलन पर 1961 में, दूसरी बार बैंकिंग सुधार पर 1978 में और तीसरा आतंकवाद विरोधी कानून यानी पोटा के लिए 2002 में बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा के इच्छानुसार पारित हो जाता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की चर्चा है। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में आता है, अतः राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। संचित निधि पर पारित होने वाला धन विधेयक कहलाता है। वाला जो संचित निधि पर पारित होने वाला जो विधेयक होता है धन विधेयक कहलाता है। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक आता है। सरकार का ऋण भी धन विधेयक में आता है, जैसे जुर्माना, लाइसेंस, अस्थायी टैक्स धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, इसकी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है। बजट शब्द संविधान में नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट को लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन-कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है। बजट में 1 वर्ष के राजस्व यानी आय और रिसीप्ट यानी प्रतिक्रिया तथा व्यय यानी खर्च एक्सपेंडिचर की चर्चा होती है। इसे आम बजट या संघीय बजट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन की चर्चा है यानी एस्टिमेट्स। बजट में किए गए घोषणाओं का कितना खर्च आएगा, इस खर्च की चर्चा प्राक्कलन में किया गया है। प्राक्कलन का मतलब होता है लगभग कितना खर्चा आएगा, इस एस्टिमेट लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। एप्रोक्सीमेशन एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। प्राक्कलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब विधेयक धन जब विधेयक जब तक विनियोग विधेयक पारित न हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता है। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की चर्चा है। विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण कम पड़ जाता है, जिस कारण काम रुक जाता है। अतः काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है। जैसे पाटलिपुत्रा में बनने वाला जो दीघा पुल था, उसमें भी इसी अ, इ विधेयक अतिरिक्त अनुदान द्वारा ही उस धन निकाला गया था। अनुच्छेद कुछ छूटा अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की चर्चा है। अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयक की चर्चा है। आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है।
संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो सकता है। यदि किसी सांसद को ये दोनों ही भाषा न आए तो वह अध्यक्ष या सभापति की अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 121 में जो है संसद जजों के आचरण कार्यप्रणाली पर ईटीसी पर चर्चा नहीं कर सकता है, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश अस्थायी कानून है। गड़बड़ लग रहा है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। यदि इस 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन रह जाती है। अध्यादेश को अस्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 महीने के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 123 के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।